55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा आपका फिर इस्तकबाल है। और जिस तरह से रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल रोज़ अफजू तरक्की की जानिब गामज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ़ुन नौ शख्सियात जो हैं, अपने आप में मुनफरिद कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियात जो हैं, गाहे बगाहे हमारे अपने प्लेटफॉर्म पर आया करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे अपने शहर अज़ीज़ की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत मरहूम प्रोफेसर अमानुल्लाह खान सर के साहबजादे मोहतरम एहसानुल्लाह खान सर जो है वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आपके जो तड़प है, आपके अंदर जो एक जज्बा है, उस जज्बे के तहत आज हम यहाँ पर इनसे गुफ्त शुनीद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एहसानुल्लाह खान सर बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है। आप खातून डीएड कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से अपने फ़राइज़ को कमा हक़्क़ू अदा कर रहे हैं। उसके अलावा भी समाज और माशरे पर आपकी गहरी निगाह है और तलबा और तालबात के हित में आप एक मंसूबा लिए हुए हैं और एक जहन साजी करना चाहते हैं तलबा और तालबात की। तो मुख्तलिफ़ उन्वानात पर हम आज मोहतरम एहसान खान सर से गुफ्तगू करेंगे। सर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है सर। शुक्रिया सर। और मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपने कीमती वक्त को जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सर्फ कर रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में जो डीएड के तलबा और तालबात हैं, आप डीएड के प्रिंसिपल हैं, डीएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आप उनकी ज़हनी कैफियत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो डीएड के तलबा के लिए हाल ही में जो है आने वाले 30 अक्टूबर को जो है उनका टीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस ताल्लुक से आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या एहसासात हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन से आप शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, रिजवान रब्बानी साहब, टीटी के बारे में जो हवा हमारे डीएड के स्टूडेंट्स ने बना के रखा है, हकीकत में टीटी ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। हमारे तलबा तालिबात का एक सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि हकीकत क्या है उनको पता ही नहीं होती। वो सिर्फ वावेला मचाते हैं कि टीटी पास नहीं होते, टीटी पास नहीं होते। अब टीटी पास नहीं होते तो आप खुद भी डीएड कॉलेज में आप जानते हैं टीटी का सिलेबस जो है वो 10 तक इंग्लिश है, मैथ्स 12 तक 10 तक है और 12 तक इंग्लिश है। हमारे तलबा तालिबात वो पढ़ते नहीं हैं। वो पढ़ाई ना करते हुए, सिंसियरली पढ़ाई ना करते हुए, दीगर बातों में उन्होंने एक ऐसा जहन बना के रखा है कि टीटी पास करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें एक थोड़ा सा मसला उनको ये आता है कि टोटल ऐसा कोई प्रेस्क्राइब सिलेबस नहीं है। बिल्कुल। अब बोर्ड ने सिलेबस ये बताया है कि 10th और 12th तक का सिलेबस है। अब वही सिलेबस पता है। अब उसके लिए पढ़ने वाले के लिए कोई उसी को पढ़ना है। मगर हम क्या करते हैं, वो ना पढ़ते हुए हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक की तरह कोई छोटी मोटी चीज़ मिल जाए, रेडीमेड मटेरियल मिल जाए। और चूंकि टीटी जो है वो पूरे 12 साल को कंप्राइज कर रहा है, लिहाजा वो डिटेल स्टडी चाहता है। अब आज के हमारे मेयार में, तालीम का जो मेयार है, उसमें बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता। ईमानदारी की बात यह है, पहले आप जानते हैं 7th पास लोग पढ़ाई 7 में पढ़ाते थे, फिर 10th के बाद डीएड था, फिर 12th के बाद हुआ। अब 12th के बाद होने के बाद में भी आज आलम ये है कि बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। अब हम बोलते हैं 12th वालों को 12th वाले बोलते हैं, हाई स्कूल को हाई स्कूल बोलते हैं, प्राइमरी को प्राइमरी बोलते हैं, पेरेंट्स को, सब अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते जा रहा है। अब ये तलबा तालिबात को ये चाहिए कि बजाय संजीदगी से पढ़ाई करें, वो क्या करते हैं, सबसे पहली बेवकूफ़ी ये करते हैं कि डीएड पास होने के बाद अब क्या करना, तो इसलिए वो किसी भी स्कूल में जाकर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पे जो कारपोरेशन के स्कूल्स हैं, वहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी जैसे लेडीज स्कूल मैटरनिटी वगैरह पर जाते हैं, तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि भाई फुल सैलरी देते हुए उसको किसी टीचर को अपॉइंट करो, गवर्नमेंट भी पेमेंट देती है। लेकिन वो ना करते हुए डीएड पास लड़के लड़कियों को 1500, 2000 से ऊपर कोई देता नहीं है। उस पर ये बेचारे जाते हैं, वहाँ पर पूरा दिन अपना मगजमारी करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, रिजल्ट तैयार करना और टीचिंग करना। और इस दौरान में असातिज़ा जो है, आप जानते हैं क्या होता है वो। अब ये उसमें इतना थक जाते हैं और ये बच्चों को सिर्फ ये रहता है कि हमारे माँ बाप ने हमको डीएड कराया, पढ़ाया है, तो हम भी कुछ बन गए कि ये बताने के लिए वो अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिजी कर देते हैं। इसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ता है कि पढ़ाई करने के लायक ही नहीं बचते। 6 घंटे की ड्यूटी 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में। अच्छा, मिलता क्या है वो
इसकी बजाय वो बच्चियों को चाहिए ये कि भाई संजीदगी से सिर्फ एक बार पढ़ाई करें। हाँ। देखिए मेन चीज एक ही बार आपको पढ़ना है, टारगेट तय कर ले, एक टारगेट तय करके हमको ये पढ़ना है। एक बार आप काबिल बन जाए तो आपको जरूरत ही नहीं है छोटे मोटे कुछ करने की। अब वो ना काबिल बन पाते और ना एग्जाम पास कर पाते। बहुत ही मुनासिब और बहुत ही बेहतरीन सजेशन जो है हालिया जो हमारे तुलबा और तालबात हैं जो डीएड और बीएड करने वाले हैं, जो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए एहसान खान सर ने एक ज़बरदस्त तजवीज़ पेश की है कि आप एक टारगेट तय कर लें। आप पहले तय कर लें कि आपको टीटी कामयाब करना है, उसके बाद आप सारी चीज़ों पर ध्यान दें। बहुत ही अच्छा मशवरा रहा सर। लेकिन इसी के साथ साथ देखने में आ रहा है कि तालीम में भी कुछ गिरावट महसूस की जा रही है। यानी ये तो अभी जो डेढ़ साल का अरसा गुजरा है, ये तो कोरोना पेंडेमिक का उसमें तो तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हुआ ही है। लेकिन अब जब पटरी पर आ रही है स्कूलें, बराबर, तो अब उस तालीमी निज़ाम को हम किस तरह से फाल कर सकते हैं सर, इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल। ये में जो गिरावट, उसमें सबसे बड़ा तो मसला ये हुआ कोरोना वायरस का, जिसमें तो सभी बेबस हो गए। बिल्कुल, असातिज़ा भी, पेरेंट्स भी, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो बच्चों की हो गई इसमें। तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे असातिज़ा की है कि असातिज़ा को अपने काम को निहायत संजीदगी से और ईमानदारी से करना है। और रोज़मर्रा के कामों में हमारे वालिदैन की भी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों पर ध्यान दें। आज हमारे पास शहर का माहौल एक ऐसा हो गया कि बच्चों पर तवज्जो नाम की चीज़ ही नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है, अभी 1.5-2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई। आप देखिए बच्चों को स्कूल पढ़ना लिखना, होमवर्क, वो सारी चीज़ें भूल से गए हैं। बच्चों की भी गलती नहीं, हालात ऐसे रहे। अब इसको दोबारा जोड़ने के लिए वालिदैन और सरपरस्त दोनों का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल संजीदगी से। और हमारे जो सीनियर बच्चे हैं डीएड के और बीएड के, बीएड में और एक बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि 12th होने के बाद में सबसे बड़ा मसला क्या आता है, क्रीम जो होता है साइंस के उमूमन जो आमतौर पर ज़हीन माने जाते हैं, साइंस के बच्चे जो ज़हीन बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ख़ास तौर पे मेडिकल में चले जाते हैं। फिर कुछ जो बच्चे वो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है, फार्मेसी में चले जाते हैं। अब जो बच्चे मेडिकल में भी जा नहीं सके और इंजीनियरिंग में जा नहीं सके, अच्छा आज मेडिकल में जाना तो जुए शेर लाने के बराबर है, इंतहाई मुश्किल काम। इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है आसानी से, इंजीनियरिंग पास करना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास में इंसाइट नहीं है, विजन नहीं है। हम जो कोर्स कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए कि मैं जो कुछ कोर्स कर रहा हूँ या मेरे बच्चे को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा क्या मकसद है, नज़्बुल ऐन क्या है, मैं क्या बनाना चाहता हूँ। सिर्फ ये कि फ़लाँ का लड़का या फ़लाँ की लड़की ये कर रहा है, इसके लिए उस कोर्स में डालना, ये तो बेवकूफ़ी है। हमें अपने बच्चे की मेंटल एबिलिटी, जहनी सलाहियत, उसका स्टेमिना कितना है, कितनी उसकी सलाहियत है, वो कर सकेगा या नहीं, ये भी देखना चाहिए। अब एक ये भेड़ चाल चली है कि मेडिकल इंजीनियरिंग। अभी देखिए हमारे पास में एमपीएससी यूपीएससी में बेशुमार लोग पास हो रहे हैं, और बाकायदा आप देखिए मुस्लिम बच्चों का भी तनासुब बहुत अच्छा है उसमें। उस लाइन में कोई आते नहीं है, लड़के जो है उसमें वकालत में जाते नहीं हैं, उसमें भी बहुत अच्छे जॉब्स हैं। एमपीएससी यूपीएससी करके आप कर सकते। और सबसे बुरी हालत जो मैं देख रहा हूँ, जो गलत फैसला पेरेंट्स का और बच्चे करते हैं, क्योंकि मैं डीएड में हूँ इसलिए 12th के बाद उनको कुछ सोचता नहीं, वो सीधा जाते हैं बीएससी या बीए में एडमिशन लेते हैं। अब देखिए बीएससी या बीए एडमिशन ले लिए, उसके बाद आपका बीए या बीएससी करना उस वक्त तक बेकाम है जब तक आप बीएड नहीं करते। बेशक अब बीएड हो गया है 2 साल का, अब आपका 3 साल जाएगा बीए का, उसके बाद 1 साल आपका वेस्ट हो जाते हैं रिजल्ट आने में, जब तक बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हो चुके होते हैं। अब उसके बाद 3 साल वो, 4 साल ये, और बीएड अब हो गया है 2 साल का। इस तरह ये 5 साल का प्रोसीजर है। अब सबसे अहम बात, ये 5 साल आप पढ़ने के बाद में भी आप सर्विस करने के लिए आपको हाई स्कूल में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही नहीं है, ना आपके पास जिला परिषद में है, ना म्यूनसिपलिटी में है, ना बीएमसी में, ना कहीं। अब आपको या तो जाना है या तो प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल का आलम क्या है रब्बानी सर आप बखूबी जानते हैं कि ऑलरेडी अब तो ऐसा हो गया कि जो बच्चे पैदा होते हैं तब से डिसाइड हो जाता है कि किसको कहाँ लगाना है। अब ये आलम में वो बच्चे क्यों बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, और उसके बाद में। और दूसरी एक बात देखिए, बीए बीएड या बीएससी बीएड के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है एज कंपेयर टू डीएड। बिल्कुल देखिए आज मालेगांव कारपोरेशन में ऑलमोस्ट 90-95 उर्दू स्कूल्स हैं,
इतने स्कूल तो औरंगाबाद में भी नहीं है, नासिक में भी नहीं है। नासिक में मैं समझता 8 या 10 उर्दू स्कूल हैं जेडपी के, कारपोरेशन को तो शायद है ही नहीं। और औरंगाबाद में भी 10 या 15 के बीच में, उससे ज़्यादा स्कूल नहीं है। हमारे मालेगांव में ऑलमोस्ट 90-95 स्कूल है। एक वक्त ये था कुछ साल पहले तक 100 के ऊपर थे। तो अब डीएड पास बच्ची या बच्चा 2 साल में डीएड कर वो कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारा बीएड पास तो अप्लाई भी नहीं कर सकता है, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है वहाँ का। आपको बताऊँ बनी सर, मेरे पास एमए बीएड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए किया, बीएड किया और उसके बाद आकर डीएड कर रहे हैं। अब इतना होने के बाद में भी मैं पेरेंट्स को जब आते हैं तो उनको वही बोलता हूँ कि भाई आप बीए करके करोगे क्या करेंगे, क्यों कर। एक तो सबसे बड़ा मसला हमारी कौम का है जहालत। जिस कौम के लिए बोला गया कि अभी पढ़, पहली सूरत उतरी है इकरा बिस्मि रब्बी, और हमारी कौम का आलम अलमिया ये कि हम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, कोई बात मानते नहीं, बस एक अंधी चाल में चले जा रहे हैं और बाद में परेशान होते हैं। अब मालेगांव में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और जितने ज़्यादा बेरोजगार है कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसकी वजह ये होती है कि करियर के चुनाव में वो चूक जाते हैं। वरना ये अगर सही वक्त पे सही फैसला करें तो मसला ना एकदम, यानी मुद्दे की बात आपने कही है कि सही वक्त पर सही फैसला। और वालिदैन के साथ साथ यहाँ पर असातिज़ा का भी एक अहम रोल हो जाता है कि हमारी आने वाली नस्ल को सही दिशा दिखाएं। और यही जो जज्बा है और यही जो एक खलिश है दिल में, वो आपके लिए लेकर एहसान सर जो है हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा एजुकेशन से हटकर एक बात करना चाहूँगा कि मौजूदा वक्त में जो है हमारी जो एक नस्ल है, नौजवान नस्ल, वो खुदकुशी की तरफ जो है बढ़ रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो माजी में हमारे अपने शहर में अगर हम निगाह दौड़ाएं तो अखबारात और चीख कर कह रहे हैं कि नौजवान लड़की है या लड़का है वो ये इंतहाई इकदाम क्यों उठा लेती है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही कहा। इसका क्या सद्देबाब किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तनासुब मुसलमानों का ही इत्तेफाक से ज्यादा है खुदकुशी करने वालों में भी। अब वो किसान जो करते हैं उनको जाने दिए। हमारे मालेगांव में अब शामनामा या डिसिप्लिन उठा के देखें तो ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन पे एक केस आ रहा है और सबकी एज आपको देखिए 20 और 30 के बीच में। अब देखिए, बहैसियत मुसलमान तो खुदकुशी करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। कि तो कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, ये तो सही है, खुदकुशी करने वाला बहुत ज़्यादा परेशान होगा। अब वो परेशानी जाहिर सी बात है या माशी होगी, फाइनेंशियली होगी, या कोई बीमारी होगी। और ज़्यादातर 90% परेशानियाँ प्रॉब्लम पैसे की वजह से होते हैं। देखिए, इंसान तो सभी अच्छे रहते हैं, इंसान कोई बुरा नहीं होता है, सब इंसान अच्छे हैं। बुरा होता है पैसा और बुरे होते हैं हालात। और ये ही उसको इंसान की सही आजमाइश उसी वक्त होती है। पैसे का जब प्रॉब्लम आता है और जब वो परेशान होता है तो जिंदगी के नशे व फराज, ये जिद्दोजहद, ये कश्मकश, ये तो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। और इसमें टूटकर खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम उठाना मुसलमान को तो बिल्कुल जेब देता नहीं। तीसरी बात ये जो इस पर सबब मैं देख रहा हूँ कि मालेगांव में नशा और वो जो कुत्ता गोली और वो जरस, गांजा, अफीम, ये सारों का, ये हमारे अब जो भी अब पॉलिटिकली तो हम उसको जिक्र नहीं कर सकते यहाँ पे, और हमारा मौजू भी नहीं है पॉलिटिक्स, और ना हमारा आपका चैनल, लेकिन हमारा चैनल भी इल्मी अदबी है और हमें उसी पर बात करना है। मगर कहीं ना कहीं ये नशे के पीछे भी डालने वाले सियासी लीडरान ही है इस कौम को। और बहसियत फिर आपको मैं बताऊं, मौलिम की यहाँ भी बहुत जिम्मेदारी है। नशा जब इंसान करता है तो इसीलिए उसको हराम बोला गया है कि उसको भले बुरे की तमीज हट जाती है, और वो परेशानी को इस कदर हावी कर लेता है अपने आप पर कि उसको कुछ सोचता नहीं। और यहाँ पे सरपरस्त हजरात का काम है, ख़ानदान के बड़े का, कि भाई उसको आप समझाएं बुझाएं। टीचर का तो बहुत बड़ा काम है महल्ले में, और उसको अगर ये खुदकुशी के मुसीबत कोई भी इतनी तो बड़ी नहीं है कि खुदकुशी कर ले। हर इंसान के पीछे परेशानी, मसाइब है, लेकिन उसका खुदकुशी तो इलाज है नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी। हमारे पास देखिए सारे फलसफे उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब इंसान माशी तौर पर आसूदा हो। आपकी अगर जेब खाली है, आप जिंदगी में माशी तौर पे कामयाब नहीं हो, या कम से कम 2021 का तो दौर ऐसे ही है। बिल्कुल। वो भोला भाला सीधे साधे लोगों का दौर अलग था, गुजर जाती थी। आज तो जिसके पास पैसा है, माल है, तो ताले बोलते ही हैं। कड़के के लिए तो बड़ा कठिन है, मगर उसका इलाज खुदकुशी तो खैर बहरहाल कहीं से भी नहीं है। यकीनन ये बातें, ये सारे एहसासात हमारी जो अपनी नस्ल है, जो एक बहुत ही मुश्किल दौर में जो जाकर अपना एक मकाम बनाना चाहती है, तो इनको ये सोचना चाहिए और उनके वालिदैन और सरपरस्तों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो
किसी भी किस्म के नशे से बिल्कुल दूर रहें, ऐसा एक माहौल क्रिएट होना चाहिए। और बेदारी जो है अपने घर से, अपने आप से होनी चाहिए, तब जाके हम समाज और माशरे की बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारे एहसानुल्लाह खान सर जो है अपनी बातों को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा समाज और हमारे माशरे को हम सुधारने की तवद्दो में लगे हुए हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से। हमारा रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल भी एक तरह से नॉन पॉलिटिकल होते हुए इल्मी, अदबी, तालीमी और तमाम तरीके की जो तहरीकी बातें हैं वो पेश करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर साबित हो रहा है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सर आपको, आप अपना कीमती वक्त जो है हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहे हैं। सर एक जैसा कि हमारे अपने समाज की बात हो रही है, हमारे अपने माशरे की बात हो रही है, हमारे अपने शहर की बात हमने अभी की नशे के ताल्लुक से, तो जो तालीमी गिरावट है, जो नशे का माहौल है और जो तालीम से दूरी हो रही है बच्चों की, उस लिहाज से अगर हम अपने शहर को देखते हैं जी तो हमारा शहर माजी में कैसा था और हाल में कैसा है और मुस्तकबिल में कैसा हो सकता है, इस पर आपके क्या एहसासात हैं? जी देखिए, मालेगांव माजी में जो था आपको भी कुछ कुछ याद होगा, या मैं बताता चलूँ, मेरे हम उम्र जो होंगे तो इत्तेफाक करेंगे, नए लोगों को मदद मिलेगी माजी को, मालेगांव को जानने के लिए। देखिए, पहले मालेगांव में लोग बहुत सीधे साधे, मासूम, भोले भाले किस्मों के लोग थे और खुलूस था लोगों में, मोहब्बत थी। पैसा कम था लोगों के पास, उस ज़माने में इतने पैसे नहीं थे लोगों के पास। आज तो हर इंसान के पास गाड़ी है, पहले साइकिल होना बहुत बड़ी बात थी, आज तो मजदूर भी 1 लाख की गाड़ी पर आता है, इसलिए आज पैसे की कोई बात नहीं है। पहले लोगों में खुलूस था, प्यार मोहब्बत था, पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था, सियासत साफ सुथरी थी। सियासत में जो लोग थे शरीफ थे, सबसे अच्छी बात खानदानी थे और इस किस्म के रकीक हमले एक दूसरे पर नहीं करते थे। और शराफत में भी मुखालफत का एक मेयार था। इस तरह का कोई जो आजकल हम देख रहे हैं वो चीज़ों को ग्रेस करते हुए इशारतन बता रहा हूँ कि जो सियासत पहले ऐसे नहीं थी। और पहले शहर के लिए तामीरी काम हुआ करता था। अब देखिए, पहले शब्बीर सेठ के ज़माने में, हालांकि उस ज़माने में बजट म्यूनसिपलिटी का कम था, पैसा कम था म्यूनसिपलिटी के पास, आज के कंपेयर में तो कुछ भी नहीं था, मगर जितने काम हुए हैं, जितने ब्रिजेस मालेगांव में बने हैं नदियों के ऊपर, वो सारे आप देखेंगे 80 से पहले के बने हुए ब्रिज है। आज तो होना ये चाहिए था कि भाई हमारे पास बहुत सारा काम होता, मगर हमारे पास कोई अच्छा शादी खाना नहीं है। शादी खाना, फ्लाईओवर, ब्रिज, रोड, ये सब तो बहुत 2 नंबर की बातें हो गई, बहुत बड़ी बातें कर दी मैंने। हमारे लोगों को तो सीधी एक रोड भी नहीं है, एक रोड हम बता नहीं सकते कि भाई हम जिस पे सुकून से चल सके। आज एक बहुत बड़ा मसला आ चुका है लोगों के लिए, शहरियान के लिए। और यही काम नदी के उधर जाके देखिए तो लगता ही नहीं कि हम मालेगांव में, बिल्कुल एक जुदा शहर लगता है। एक ही शहर में इतना फर्क है और उसके बहुत जिम्मेदारी हमारी अपनी आवाम पर भी है। आप कहेंगे हर बात को मैं ले आके मौलिम पर ही जोड़ता हूँ कि उसकी वजह ये है कि देखिए, पढ़े लिखे लोग सियासत में आना चाहिए और हमको सियासी तौर पे भी शऊर होना चाहिए। बाशऊर तबके को सियासत में आके इन बुराइयों को रोकना चाहिए। सिर्फ बुराई बोलने से तो होगा नहीं। देखिए, आपको बकरियों को हाँकना है तो ऊंट पर बैठ के तो आप कर नहीं सकते, आपको जमीन पर ग्राउंड रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। अच्छे लोगों को, हमारे पास एक मिजाज ऐसा बन गया रब्बानी सर कि सियासत के नाम पर सब नाक मुंह चढ़ाते हैं, बुरा बोलते हैं। बेशक सही है, सियासत अपने आप में बुरी चीज नहीं है, सियासी लोग बुरे हो गए। सियासत को तो बुरा बोल के हम वो नहीं कर सकते, वो तो फिर बुराई और ही बढ़ेगी। भैया, हमारा ईमान का भी तकाजा ये है कि बुराई हो को देखो तो उसको रोक दो जाकर, ताकत से रोको। ताकत से रोक नहीं सकते तो कम से कम उसको बोलिए, वो भी नहीं कर सकते तो आखिरी दर्जे में उसको बुरा फील कीजिए। तो मौलिम का काम ये है कि भाई इसमें बेदारी आवाम में धीरे धीरे पैदा करे, जिम्मेदारी का एहसास पैदा करे। हमारे जो नौजवान अपने कीमती वक्त को वेस्ट करते हैं फजूल की बातों में, घंटों होटलों पे बैठकर बाकड़ों में खाना पीना और ये मोबाइल लेकर बैठे हैं। मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो मोबाइल को बुरा बोलते हैं। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, आप उसका अच्छा पहलू लीजिए। बल्कि मैं तो ये देखूंगा कि पहले दौर से आज का ज़माना ज़्यादा आसान है पढ़ाई इल्म हासिल करने के लिए, ज़्यादा आसान हो गया है मोबाइल की वजह से। हम तो वही सोचते हैं कि ये डिक्शनरी और कितनी किताबों का काम हमारे मोबाइल से हो जाता है। तो
गिरावट इस तरह की आई है कि पहले मालेगांव में सादगी थी, सुकून था, नूर था एक किस्म का मालेगांव में, एक दूसरे की अपनाइयत थी। और सबसे बड़ी बात ये, आज पैसा आ गया, सुकून चला गया। पहले सुकून था। आपको याद होगा उस जमाने में बच्चे खेलना कूदना, अब वो तो खैर मालेगांव का ही नहीं, हर सब जगह का ही मसला हो गया कि खेल कूद और फिजिकल एक्सर्शन भूल गए बच्चे, मोबाइल पर ही सारी चीज़ें खेल रहे हैं। तो वो चीज़ों की वजह से सारी बुराइयां आ रही हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां बोलिए या समाजी बुराइयां बोलिए। तो हमें जो है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। मौलिम, टीचर, ये मौलिम और पेरेंट्स, इन दो लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पर। और एक दिन में चेंज आएगा नहीं, बुराई भी एक दिन में आती नहीं और एक दिन में बुराई साफ भी नहीं होती। एक स्लो प्रोसेस है ये। इसके स्लो प्रोसेस में होगा या नहीं होगा, ये कि मैं क्यों कोशिश करूं, ये तो फजूल बात है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमारा आलम ये, सर स्कॉलरशिप आती है, नहीं भरना कि नहीं भरना। तो मैं बोलता हूँ फॉर्म नहीं भरेंगे तो आज ही मालूम हो गया नहीं आएगी, और भरेंगे तो मुमकिन है आ भी जाए। भर के कोशिश करो, बिल्कुल उम्मीद परस रहो। फॉर्म कोशिश तो कीजिए ना, करने से पहले ही हम सोच लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे पास। गाइडेंस नहीं है, लोगों को गाइडेंस नहीं, और पेरेंट्स की तवज्जो नहीं है। उनको लगता है कि हमने स्कूल में दाखिल कर दिया, इनफ हो गया। बिल्कुल। असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हो गई, उनका जो डिवोशन चाहिए जो हमारे पहले असातिज़ा में था, वो असातिज़ा को बेचारों को तनख्वाहें कम थी। पहले टीचिंग में तनख्वाह कम थी मगर डिवोशन था और वो सिखाते थे। आज वैसी बात नज़र नहीं आती है, वैसे असातिज़ा और वैसी चीज़ नहीं रहेगी। और इससे हम देख रहे हैं ना कि वैसे बच्चे भी नहीं हो रहे। पहले बच्चे सोता था माँ की लोरी सुनते सुनते, आज बच्चा सोता है टीवी के शोर में। तो पहले जैसी ना माँ है ना वैसे बच्चे हैं। तो ऐसा है जैसे गिव एंड टेक रहता है ना। ये तो बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर एहसानुल्लाह खान सर की ज़बानी हमारे नाजरीन तक पहुँच रही है। बेहतरीन बातें और बेहतरीन एहसासात तलबा और तालबात के लिए, बिलखुसूस डीएड और बीएड के तलबा के लिए, और समाज व माशरे में बढ़ रही खुदकुशी के जो रुझान है उस ताल्लुक से, उसके अलावा नशे जो एक मामला है, वो इतने इंतहाई मतलब अहम हसास मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरम एहसानुल्लाह खान सर से। और आपने अपने अंदाज से और अपने जज्बात और एहसासात का यहाँ पर बरमला इजहार किया। और एक दर्द हर किसी के दिल में है, ये दर्द मौजूद है, और बिलखुसूस एक मौल्लिम के दिल में तो यकीनन ये दर्द सेवा हो जाता है। और यही बातें जो है एहसानुल्लाह खान सर अपनी ज़बान से यहाँ पर पेश कर रहे थे। और हमें चाहिए कि हम इन बातों पर अमल करें, अमल पैरा हो जाएं और हमारे अपने समाज और माशरे को सुधारने में अपना योगदान दें, अपना वक्त सर्फ करें। और जिस तरह से भी हो सके, जैसा कि हदीस में भी है कि बुराई को ताकत से रोकें, तो ताकत से हमको अब सामने आना चाहिए। चाहे वो सियासी महाज़ाराई हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो तिब का शोबा हो, जहाँ पर भी आपको महसूस होता है कि ये गलत हो रहा है, ये सही है, तो आपको वहाँ पर अपना पूरा योगदान देना चाहिए। यही इस सेशन का एक अहम मुद्दा जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, यही इस सेशन का मकसद जो है वो जाहिर हो रहा है। यकीनन एहसानुल्लाह खान सर ने अपना कीमती वक्त अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, और विदा चाहता हूँ। खुदा जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।